आप लोगों ने क्या कभी यह चीज़ नेचर में ऑब्ज़र्व की कि जब हम सुबह या शाम के टाइम बैठते हैं तो सूरज धीरे धीरे या तो ऊपर की तरफ आता है या नीचे की तरफ जा रहा होता है सनसेट के टाइम पे, ठीक है। और सनराइज़ के टाइम पे ऊपर आ रहा होता है। तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि जो लाइट होती है वह धीरे धीरे अलग अलग टाइप की रहती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है तो लाइट में चेंजमेंट आते हैं। और जो उसके रिफ्लेक्शन जो पानी के थ्रू पड़ते हैं, कई बार आप देखोगे कि अगर एक साइड से लाइट गिर रही है तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है, पर उससे और रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है। यह रिफ्लेक्शन लाइट के अलग अलग टाइप के यूज़ करने के कारण होता है। अब जैसे कि आप सामने की तरफ पेड़ों को देखो, पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसमें आप एक देखोगे ब्लरीनेस है, क्योंकि वह हमसे दूर है और शाम का टाइम है तो उसमें और थोड़ा फॉगी इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वहीं आप पास की चीज़ों को देखो, उसमें थोड़ा अलग इफेक्ट आ रहा है। और जो बीच बीच में कहीं कहीं पानी दिख रहा है तो एकदम वह हाईलाइट हो रहा है आसमान की रोशनी के कारण। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। आज मैं थोड़ा बाहर इधर घूमने के लिए आया था तो मैंने सोचा कि लाइट के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब नेचर को हम देखते हैं समझते हैं तो अलग अलग टाइप की लाइट्स पड़ती है। सनराइज़ के टाइम पे देखो तो थोड़ा अलग लाइट का इफेक्ट रहता है, सन सेट के टाइम पे देखो तो वहाँ पे थोड़ा अलग इफेक्ट रहता है। सूरज जैसे नीचे की तरफ जाता है तो लाइट में चेंजमेंट आते हैं। आप लोगों ने भी कभी यह चीज़ बैठ के ऑब्जर्व करना कि चेंजमेंट आते हैं। और जैसे कहीं पे पानी भरा हुआ हो वहाँ पे आप यह चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि जो सनलाइट जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती है तो हमारे जो आसपास पेड़ पौधे लगे रहते हैं उन पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी पड़ता है। पानी से टकरा के लाइट उन पर दूसरी साइड से गिरती है और एक साइड से उन पर खुद लाइट गिरती है, जिसकी वजह से वह एक साइड से एकदम लाइट रहते हैं, एक तरफ से एकदम डार्क रहते हैं। तो लाइट के जो अलग अलग फैमिली, जिसको हम डार्क फैमिली और लाइट फैमिली बोलते हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आर्ट वर्क में डेप्थ दिखाना चाहे तो एकदम रियलिज्म दिखाना चाहे तो लाइट को बहुत बारीकी से आपको समझना ज़रूरी है। लाइट और शैडोज़ के बारे में हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं कि लाइट शैडोज़ क्या होती हैं, किन किन टाइप की शैडोज़ को हम समझते हैं, लाइट्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं और हमें कौन सी लाइट का यूज़ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जो लाइट्स और शैडोज़ बनती हैं उनकी फैमिली होती हैं। मतलब हम उसको कैटेगराइज करते हैं लाइट फैमिली और शैडो फैमिली में, जिसमें कुछ पार्ट हम लाइट फैमिली में रखते हैं जो लाइट रहते हैं, और कुछ पार्ट शैडो फैमिली में रखते हैं। उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे कौन सी लाइट को रखना है, उसको जब आप दोगे तो वहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कहाँ कौन सी लाइट आ रही है और कौन से पार्ट में कौन सी लाइट को रखना है। अगर आप एक बार यह चीज़ समझ गए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप इजीली किसी भी टाइप के आर्ट वर्क को बना पाओगे। कैसे भी आप देखते हो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि शेडिंग अच्छी नहीं हो रही है, रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हमारा आर्ट वर्क गंदा गंदा दिख रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क है लाइट लग रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जब आप एक्चुअल में समझोगे कि यह चीज़ क्यों हो रही है। अगर मेरे इस चेहरे पे साइड से अभी यहाँ पे, क्योंकि सामने में जो नेचुरल लाइट है उसमें वीडियो बना रहा हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। अब वहीं पर मैं थोड़ा ऐसा कर लूँ तो बैकग्राउंड ज़्यादा लाइट है, मेरा चेहरा एकदम थोड़ा सा डार्क हो गया उसके कंपेरिजन में। तो यह चीज़ आपको एक्चुअल में फील करनी है कि ये चीज़ हो रही है तो ये इसलिए हो रही है, उसको समझना। केवल कॉपी करना ज़रूरी नहीं। आर्ट का मतलब है आप समझो चीज़ को कि अगर पीछे से अगर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इस साइड से अगर पानी से टकरा के रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो आप उसको फील करो, हाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तब हम इसको बना रहे हैं। कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से आपको इस चीज़ को समझना है, वो खुद प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक राउंडनेस वाला सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने केतली रखी है, हो सके तो आप एक क्ले का स्पेयर बना लीजिए, गोला बना लीजिए, उसके साथ यह चीज़ कीजिए। अब पहले आप समझते हैं, जैसे कि हमने समझा था लाइट फैमिली और डार्क फैमिली के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपको हम लाइट के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि हम किस टाइप का लाइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रीट लाइट का यूज़ कर रहे हैं जो कि इस साइड से आ रही है, टॉप राइट से आ रही है। अब आप इसमें देखो दो तीन चीज़ें गौर करो पहले कि जो लाइट है वह इस साइड से आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट जो लाइट पड़ रही है तो वहाँ से जो एक शिफ्ट हो रहा है लाइट का, जिसको हम समझे थे फॉर्म शैडो, तो ये वाला पार्ट फॉर्म शैडो का हो गया, ये यहाँ पे कास्ट शैडो पड़ रही है। अब इसमें भी लाइट फैमिली और डार्क फैमिली होती है, जो कि जब हम अलग अलग टाइप की स्टडीज़ करते हैं, जब वैल्यूज़ को हम एक दो वैल्यूज़ में समझते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ वाला पार्ट
लाइट है, तो इस वाले पार्ट को जहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ती है, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है तो डायरेक्ट इसी पार्ट पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लाइट। अब इस पार्ट के कंपैरिजन में ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ टोन, क्योंकि यह बीच का है, मतलब जो डार्क पार्ट है जो लाइट पार्ट है उसके बीच का है, और इसको भी हम लाइट फैमिली के अंदर ही रखते हैं क्योंकि यह लाइट है। अब इसके बाद जो एक और चीज़ होती है जो लाइट फैमिली के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं हाईलाइटिंग पॉइंट। हाईलाइटिंग पॉइंट ये रहा आपका, ये हाईलाइटिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, मतलब जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी हाईलाइटिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर आप थोड़ा मुड़ गए तो यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट आपको इधर दिखने लगेगा, अगर आप थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो गए तो आपको इधर दिखने लगेगा। तो हाईलाइटिंग पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लेकिन जो ये दो चीज़ें सेंट्रल लाइट और हाफ टोन, ये लाइट सोर्स पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमेशा सेम ही रहते हैं अगर आपका लाइट सोर्स हमेशा सेम है। अब एक और चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है, ये वाला पार्ट है ये फॉर्म शैडो है और ये कास्ट शैडो, इसके बारे में हम ऑटोमेटिकली पहले समझ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डार्क फैमिली के अंदर आती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो डार्क फैमिली के अंदर आती है लेकिन होती लाइट फैमिली की है, सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट लाइट हो के फिर डार्क फैमिली में कैसे, चलिए समझते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट डार्क दिख रहा है सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा इधर ले जाऊँ तो जो हाथ से रिफ्लेक्शन लाइट का इधर से हाथ पे पड़ रहा है, हाथ की वजह से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस पे सब्जेक्ट पे पड़ रही है। अब ये सब्जेक्ट पहले से लाइट हो गया, अब हम इसको थोड़ा दूर कर लें तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर और थोड़ा दूर कर लें तो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट थोड़ा चेंज हो गया। अगर हम थोड़ा इधर नीचे से थोड़ा सा पार्ट लगाएं तो इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसको डार्क फैमिली में क्यों रखा गया, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उस वह हमेशा हाफ टोन से ज़्यादा डार्क होती है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वह हाफ टोन से ज़्यादा लाइट है, फिर भी हम जानबूझ के इन फंडामेंटल्स को प्रिंसिपल को समझकर जब हम समझ जाते हैं तो हम फिर जानबूझकर उस चीज़ को हम थोड़ा डार्क रखते हैं नेचुरली, ताकि वह चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे देखने में, उसमें एक नेचुरल व्यू आए, भले ही वह चीज़ लाइट हो। तो इन सारे फंडामेंटल्स को समझना है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वह हमेशा हाफ टोन से डार्क होती है, इसलिए उसको हम डार्क फैमिली के अंदर रखते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वह जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग लाइट होगी। अब जैसे कि अभी हमने हाथ से किया, अब यहाँ पे हम ये कंप्लीट वाइट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एकदम पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाओगे तो अब ये वाला पार्ट जो आपका सेंट्रल लाइट है उससे भी ज़्यादा लाइट हो गया, हाफ टोन है उससे भी ज़्यादा लाइट हो गया, और जितना ज़्यादा आप उसको नज़दीक लेते जाओगे उसकी लाइटनेस बढ़ती जाएगी। वहीं आपको इसको धीरे धीरे अगर दूर लेते जाओगे तो वापस से सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, और जो रिफ्लेक्शन है वह बहुत थोड़ा सा पड़ रहा है क्योंकि मैं पेपर को ज़्यादा दूर लेके आ गया और वहीं पर हमने हटा लिया पेपर, तो ये रिफ्लेक्शन फिर से ख़त्म हो गया। तो यह चीज़ समझना, और यही सारे फंडामेंटल्स आपको कैसे समझ में आएंगे। अब यहाँ पे जो हाईलाइट है यहाँ पे आपको कैमरे में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कम्प्लीटली इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं लाइव देख रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे कुछ कुछ जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वह दिख रहे हैं। बाकी जब आप खुद स्पेयर को सामने रखोगे तब आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आएगा कि किस तरह से लाइट और जो डार्कनेस है, लाइट फैमिली है, डार्क फैमिली है, और कैसे वर्क करती है। और जितनी चीज़ें मैंने बताई उनको दोबारा से सुनना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट और हाफ टोन सेंट्रल लाइट इनमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उनको 1 से 2 बार फिर से देखना, और साथ में ये समझना मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ बताई, और उनको नोट डाउन करना, और साथ में एक स्पेयर बना के या कोई भी ऐसी चीज़ जो राउंडनेस हो और उसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह ना हो, वरना आपको फिर डिटेलिंग्स में आप ज़्यादा देखने लगोगे, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम डिटेल्स को ऑटोमेटिकली ज़्यादा देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सिंपल सब्जेक्ट केतली सबके घर में मिल सकती है, कप हो, कोई नॉर्मल से गिलास हो, कुछ भी ले सकते हैं आप इस चीज़ को समझने के लिए। बस उसमें थोड़ी सी राउंडनेस होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से फील कर पाओगे। क्योंकि जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करते हो जो स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का है, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इरेज़र का बॉक्स है, अगर आप इसको यहाँ पे रख दिए, थोड़ा मैं इधर इस साइड को रख देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे लाइट पड़ी और यहाँ पे जस्ट डार्कनेस, एकदम सडन चेंज। तो यह चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं। अब इसको हम हटा देते हैं साइड में। और एक और चीज़ जो मैंने बोला आपको, टर्मिनेटर लाइन,
उसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टू वैल्यूज़ स्टडीज़ करते हो और जब आप वैल्यूज़ देते हो किसी भी आर्ट वर्क में, तो वहाँ पे टर्मिनेटर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे आपको पता रहता है कि कौन से पार्ट्स को आपको डार्क फैमिली में रखना है, कौन से पार्ट को लाइट फैमिली में रखना है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आपने देखी सेंटर लाइट के बाद देखा आपने हाफ टोन, और हाफ टोन इसके बाद आपकी हो गई फॉर्म लाइट चालू। तो उन दोनों के बीच में जो लाइन, ये वाली लाइन जो बन रही है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन, जो लाइट फैमिली और डार्क फैमिली को अलग अलग डिवाइड करती है। अब इसको आप कैसे पहचानें, जब आप जैसे कि पेपर से मतलब डायरेक्ट प्रिंट आउट से प्रैक्टिस करते हो या मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस करते हो। वैसे प्रिंट आउट सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, मोबाइल फ़ोन से यूज़ करना आपको नहीं है स्टार्टिंग से, क्योंकि उसमें और बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम सीरीज़ अभी इस चैनल पर रन कर रहे हैं जिसका नाम है मास्टर द स्केचिंग। तो उनमें इन सारे पॉइंट्स को डीपली कवर किया गया है। तो स्टार्टिंग में आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, हो सके तो प्रिंट आउट निकालिए और लाइव रख के भी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि जब आप लाइव प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि टर्मिनेटर लाइन को हम कैसे पहचानें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये पेंसिल लीजिए, मान लीजिए ये मैं ब्रश पकड़ रखा हूँ, कोई भी टूल लेके उसको नज़दीक ले जाइए, जहाँ पे आपको उसकी शैडो दिखनी बंद हो जाए, मतलब समझ रहे हो, यहाँ तक आपकी शैडो बन रही है, उसके बाद शैडो गायब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो शैडो, क्योंकि यहाँ पे वाइटनेस ज़्यादा है तो वाइटनेस की वजह से शैडो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे शैडो नहीं दिख रही है, तो यही हमारी टर्मिनेटर लाइन होती है। लेकिन यह भी चेंज होती है जैसे कि आपकी पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि राउंडनेस है सब्जेक्ट में, लेकिन लाइट के चेंज के कारण यह चीज़ ज़्यादा चेंज होती है। तो आपको जैसे कि अगर आप थोड़ा लेफ्ट हुए तो आपको सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज दिखेगी, तो पीछे का पार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिखेगा। लाइट की पोजीशन सेम है, सब्जेक्ट की पोजीशन सेम है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आप पहले हो, अगर आप वापस वहीं आ जाओगे तो बाकी की चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को बड़ी गौर से समझना और उनको पहले बैठ के ऑब्ज़र्व करना। जब आप ये चीज़ कर लो अच्छे से, तो उसके बाद आप फिर रेफरेंसेस का यूज़ करके प्रैक्टिस करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमें किस तरह से वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है।